जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे अपना न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है यहाँ से भी आपको ये चूंकि मॉडर्न फिजिक्स का एक हिस्सा है, तो आपको जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि मॉडर्न फिजिक्स जो पूरा है उससे 22 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मूल रूप से। तो उसी में से कुछ हिस्सा इसका भी आता है जिसमें 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको न्यूक्लियर फिजिक्स से देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स को हम अच्छे से डील करेंगे, इसको बढ़िया से समझेंगे। एनसीईआरटी के तमाम टॉपिकों को हम लोग कवर करने वाले हैं, जितने भी टॉपिक उससे हैं रिलेटेड जो न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको पढ़ने हैं वो तमाम टॉपिक को हम लोग देखेंगे। और साथ में छोटा बड़ा जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स बने नाभिकीय भौतिकी, और नाभिकीय भौतिकी में हमें पढ़ना है मूल रूप से जो टॉपिक, उसका लिस्ट हमने आपके सामने बना रखा है। पहले तो आपको न्यूक्लियस के बारे में जानकारी होना चाहिए कि नाभिक क्या है। परमाणु का जो एक बिचला हिस्सा होता है उसको हम लोग नाभिक बोलते हैं, ये बात तो हम पहले से भी जानते हैं। लेकिन उस नाभिक का प्रॉपर्टी क्या है, उस न्यूक्लियस का प्रॉपर्टी क्या है, किस तरह से वो बिहेव करता है, कैसे वो काम करता है, ये तमाम चीज़ें जो है खास करके न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें जानकारी होना चाहिए। और न्यूक्लियर फिजिक्स जो आपका 12th का सिलेबस है, वो सिलेबस एक तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स का जो है शुरुआती दौर है, बहुत बेसिक सा बात है जो आप लोगों को सीखना होता है। वैसे ये ब्रांच बहुत बड़ा है, आप समझे। तो बहुत बड़ा ब्रांच है, कहने का मतलब ये होता है कि बाद में जाकर के इसको अगर आप देखोगे तो इसका अलग से एक विभाग ही है जिसमें अध्ययन किया जाता है न्यूक्लियस के बारे में। और चूंकि न्यूक्लियस के अंदर में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी होता है, तो उस एनर्जी का अध्ययन करके उसका अलग अलग जगहों पर प्रयोग किया जाता है। तो न्यूक्लियस में सबसे पहले आपको यही नाभिक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में आपको जानना है। उसके बाद रेडियो एक्टिव डीके यानी रेडियो एक्टिव विघटन जो होता है, जिसमें अल्फा बीटा पार्टिकल ये सब जो निकलता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद इस रेडियो एक्टिव डीके का जो नियम होगा, कुछ लॉ होगा जिसको ये पालन करेगा, उस नियम के बारे में पढ़ना है। फिर नाभिकीय अभिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। और एक आपका टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर वो यंत्र है जिसके द्वारा बिजली तैयार किया जाता है नाभिक में रिएक्शन करवा करके, या ये कह दीजिए रेडियो एक्टिव का जो घटना होता है इसको कंप्लीट करवा करके वहाँ पर जो है हीट जनरेट किया जाता है। और हीट जनरेट करवा करके न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ पर आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में ही विशेष तौर पर जानकारी प्राप्त करना है। इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा जब आप 12th का क्वेश्चन पलटिएगा, देखिएगा क्वेश्चन बैंक वगैरह, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ये सब चीज़ से भी क्वेश्चन अमूमन पूछा गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है न्यूक्लियस, इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। वैसे आपको ये बात पता होगा, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को ना थोड़ा सा एक बढ़िया तरीका से जो है डिफाइन कर लेंगे कि इसमें क्या क्या है। तमाम चीज़ें हम लोग जानकारी रखेंगे, अगर पहले से है तो उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस आपको पता होगा, एटम जो होता है उसके सेंटर में रहता है। अगर मान लीजिए एक एटम है अपने पास, तो न्यूक्लियस जो होगा इसके बीच में होता है। और याद रखिएगा ये जो न्यूक्लियस होता है, ये इस न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहरी घर में ऑर्बिट, जो बाहर का जो ऑर्बिट होता है इसमें चक्कर लगा रहा होता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ना, वो इसके न्यूक्लियस में जाकर के बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस का पहला प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा आपको इस टॉपिक के बारे में ये जानकारी होना चाहिए कि ये जो स्मॉल पार्टिकल है इसको हम लोग बोलते हैं एटम का एलिमेंट्री पार्टिकल। परमाणु का जो सबसे बेसिक पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसी को हम लोग बोलते हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल है। और आपको इन पार्टिकल से ही न्यूक्लियस का प्रॉपर्टी का जानकारी हो पाएगा। तो पहले तो इन पार्टिकल का जो मास वगैरह होता है वो आपको याद रखना है। हालांकि ये बात आप कई बार पहले पढ़ चुके होंगे मास के बारे में, लेकिन फिर भी हम आपको रिपीट करवा देते हैं। जैसे अगर आप न्यूट्रॉन की मास की बात करें, तो न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 1.6492 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। हम किलोग्राम में सबका जो है मास लिख रहे हैं। तो ये 1.67492 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम ये न्यूट्रॉन का मास होता है।
और मास का जो वैल्यू है डेसिमल के बाद 4-5 अंकों तक हम ले रहे हैं, क्योंकि आगे अगर आप देखिएगा क्वेश्चन वगैरह जो आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में दे रखा है उसमें मास का जो वैल्यू है या फिर आगे जाकर के एनर्जी का जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगा वो डेसिमल के कई अंकों तक मिलेगा, 4-5 अंकों तक देखने को मिलेगा। तो हम उसी पर्पस से जो है ना यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं, आपको 4-5 अंकों तक जो है इसका वैल्यू हम बता दे रहे हैं। वैसे 2 अंक तक भी 3 अंक तक भी आप याद रखो तो भी काम चल जाता है। फिर उसके बाद प्रोटॉन का जो मास होगा, अगर ये देखो तो प्रोटॉन का मास होगा 1.6762 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का अगर मास देखो तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो तो 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये इसका मास होता है। अगर ये तीनों मास का कंपैरिजन आप कीजिएगा तो आपको पता चलेगा मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन से, लेकिन ये दोनों का मास जो है ना बहुत ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। माने डबल हम ग्रेटर देन का साइन लगा दिए, इसका मतलब ये होता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत ज़्यादा छोटा होता है ना। तो इसीलिए आप ये पॉइंट को जरूर याद रखना कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अप्रॉक्सीमेट बराबर होता है। अगर थोड़ा एक्यूरेसी की बात किया जाए तो उस केस में देखा जाए तो ये दोनों में जो है न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा प्रोटॉन कम होगा, लेकिन लगभग जो होता है दोनों का मास में बहुत बारीक सा अंतर होता है। तो इसीलिए कह देते हैं कभी कभार सॉल्व करने में हमें क्वेश्चन को आसानी हो, इसलिए हम कभी कभार कह देते हैं प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास के लगभग में क्या है, इक्वल है। ऐसा हम लोग कभी कभार कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो होगा बात वो ये होगा, न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होगा प्रोटॉन से और ये दोनों का मास जो होगा इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो परमाणु के बारे में आपको जो है ये पहले से पता है। परमाणु के अंदर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर के घर में चक्कर लगा रहा होता है, ये बात आपको पता है। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये तीनों का जो मास होता है, ये मास का डाटा जो है आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये डाटा जो है आपको देखने को मिलेगा, आपको आगे काम आएगा। अच्छा, अब एक और बात आपको याद रखना है कि बाद में जाकर के जब हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो एक टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। खास करके केमिस्ट्री में आप लोग ये पढ़े होंगे कि एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, एक एटम का जो मास होता है ना निकालने का प्रक्रिया में जो आप निकालते हो तो उसका जो वैल्यू होता है उसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, है ना। तो हम लोगों को जो है ना एक एटॉमिक मास यूनिट का जो वैल्यू होता है वो हमें अगर याद रहे तो और अपना आगे का काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं 1 AMU। इसका वैल्यू भी आपको याद रख लेना, अगर याद है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 AMU का मास हो गया। 1 AMU का मास कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो हमारा जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स का शुरुआत ही यहीं से होता है। जो बात आप पहले से जानते हैं उसी को रिवीजन से शुरू होता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलिएगा आपको इसमें नया चीज़ें जो है देखने को मिलते जाएगा। जो चीज़ आप पढ़े हैं वो भी रहेगा साथ में, और कुछ बातें जो है ऐड होते चला जाएगा, नया टॉपिक उसमें आपको देखने को मिलते चला जाएगा। तो शुरू करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स को, और न्यूक्लियर फिजिक्स का जो पहला टॉपिक है नाविक, इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जो बात आपको हमने अभी बताया है पहले आप इतना याद रखना। और अब न्यूक्लियस का डेफिनेशन, लेकिन न्यूक्लियस का डेफिनेशन वैसे नहीं देंगे हम लोग जो पहले जानते थे कि न्यूक्लियस जो होता है कहाँ होता है, सेंटर में होता है, उसको पॉइंट वाइज बना करके ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाए अपना। ठीक ना, तो पहला जो पेज है इसका आप स्क्रीनशॉट लो। पहले सबसे पहले आपका काम रहा, ये पहला जो पेज है इस पहला पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और आज से न्यूक्लियर फिजिक्स शुरू हो रहा है तो इसका नोट्स भी अपना बनाते चलिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो अगला पेज पर सबसे पहला काम करना है कि नाविक को अलग अलग के माने 4 पॉइंट जो है 4-5 पॉइंट नाविक के बारे में लिख लेना है और इसको याद रखना है। पहली बात तो यह है कि टाइनी वॉल्यूम एट सेंटर ऑफ एटम। नाविक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, परमाणु के केंद्र पर छोटा आयतन होता है, बहुत छोटा आयतन होता है। अगर आपको नहीं ध्यान हो तो एक बार याद दिला दें, कोई भी परमाणु हो, हालांकि ये बता रखे हैं लेकिन फिर भी आपको याद दिला दें, कोई भी परमाणु हो, परमाणु का जो रेडियस होता है, एटम का जो रेडियस होता है एटम का, ये 10⁻⁻10 मीटर होता है। और न्यूक्लियस का जो होता है ये आपका आया था 10⁻⁻15 मीटर। हालांकि न्यूक्लियस का रेडियस जो होता है वो भी वेरी करता है, बदलते रहता है,
उसका एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जब आप उस फार्मूला को पढ़ लोगे ना, आपको पता चलेगा कि इसका जो वैल्यू आता है उसमें मूल रूप से 10⁻⁻5 मीटर का जो वैल्यू आता है ना, उसी के आसपास में उसका टोटल वैल्यू घूमते रहता है। तो इसीलिए न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो ये मान लिया जाता है, और एटम का जो रेडियस है वो ये मान लिया जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हम यहाँ पर बोले हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस सेंटर पर, परमाणु के केंद्र पर एक बहुत ही छोटा सा आयतन है, बहुत ही छोटा सा आयतन है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है नाभिक के बारे में, कि ये नाभिक जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को उसी न्यूक्लियस में लेकर बैठा रहता है। किसी भी परमाणु का टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस के अंदर में ही बैठा रहता है, उस परमाणु के न्यूक्लियस में ही बैठा रहता है, ठीक है, उसी परमाणु के न्यूक्लियस में रहता है। और एक और बात याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कॉम्बिनेशन में हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब एक साथ हो तो उसको नाम देते हैं न्यूक्लियॉन। इसका मतलब नाभिक के अंदर में अगर आप बोलना चाहो तो ये बोल सकते हो कि नाभिक में क्या पाया जाता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या सीधे बोल सकते हो नाभिक में न्यूक्लियॉन पाया जाता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन रूप में हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है, ये शब्द याद रखना, आगे जाकर के इस्तेमाल होगा। एक तो ये बात रहा। तीसरा पॉइंट ये याद रखना कि किसी भी परमाणु का जो कुल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है, वो भी न्यूक्लियस में होगा, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर में न्यूट्रल कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो प्रोटॉन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब परमाणु का टोटल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस में, क्योंकि टोटल प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि परमाणु का कुल धनावेश जो होता है वो कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस में। एक आखिरी पॉइंट और याद रखना है कि परमाणु का लगभग टोटल द्रव्यमान जो होता है ना, वो न्यूक्लियस में ही पाया जाएगा। अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ा देर पहले हम आपको चर्चा किए हैं, बताए हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन ये दोनों लगभग में बराबर मान सकते हो आप। वैसे ये न्यूट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है, लेकिन इसका मास जो है ना इन दोनों के सामने में निग्लिजिबल है, बहुत कम है। इसीलिए लगभग आप बोल सकते हो कि टोटल मास जो होगा न्यूक्लियस में ही होगा, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। तो इसीलिए ये पॉइंट हम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं कि न्यूक्लियस एक ऐसा पॉइंट है, नाभिक एक ऐसा पॉइंट है जहां पर उस परमाणु का लगभग टोटल द्रव्यमान पाया जाता है या रहता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में तो पहले बात है कि आपको इतना पॉइंट जो है याद रखना है। अच्छा, अब इसमें जितना भी मास का हम चर्चा किए हैं, इसमें से तकरीबन सभी का सभी मास जो होगा ना, आप देखिएगा, तकरीबन सभी का सभी मास जो होगा वो इस्तेमाल जो आगे जाकर के किया जाएगा वो एनर्जी के फॉर्म में किया जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक एनर्जी का फार्मूला दिया था, आप लोग पढ़े होंगे, E = mc²। ये बहुत फेमस फार्मूला है। इसी फार्मूला के द्वारा हम किसी भी मास को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमें मास का फार्मूला इस्तेमाल करना है, आगे जाकर के इस्तेमाल करना है, लेकिन मास का फार्मूला किलोग्राम में, ग्राम में, इसमें नहीं करना है। हमें मास का फार्मूला इस्तेमाल करना है एनर्जी के फॉर्मेट में, ऊर्जा के रूप में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एएमयू जो देखा था मास, वो मास किलोग्राम में था। सबसे पहला काम है कि उन तमाम मास को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। और एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, E = mc²। तो जैसे मान लीजिए हम कोई एगो का पहले कन्वर्ट करके बता देते हैं और बाकियों का मास जो है डायरेक्ट लिख देंगे, आप याद भी कर सकते हो और नहीं तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। वैसे हम इसको कैलकुलेट करके रख रखे हैं। ठीक है, तो पहले एगो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो तरीका आपको सिखा देते हैं, ताकि अगर भूल भी जाओ तो बाद में जाकर के तेजी में, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो फटाफट कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। क्या करना है, हमें जितना भी पार्टिकल का मास है उस मास को कन्वर्ट करना है एनर्जी के फॉर्मेट में, और बाद में जाकर के उसी एनर्जी को मास के रूप में लाना है, यानी कि मास का वैल्यू एनर्जी के रूप में रखना है। कैसे रखना है हम आगे डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। पहली बात, किसी भी मास को एनर्जी के रूप में अगर बदलना चाहते हो, किसी भी मास को एनर्जी के रूप में अगर आप बदलना चाहते हो तो उसके लिए आपको E = mc² फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। E = mc² ही फार्मूला है जो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन की मास की बात कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने आपको लिखवाया है 9.109 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, यही होता है।
तो हम इस इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का अगर एनर्जी निकालेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और सी का स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना है, ऊपर में लिख रखे हैं हम, आप रख दीजिए ये वैल्यू को, ये वैल्यू को समझते चलना है एकदम बढ़िया से, किलोग्राम। सी, सी जो है ये प्रकाश की चाल होता है, ये बात आप याद रखिएगा। और प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकंड, ये इस रूप में पाया जाता है। और चूंकि ये स्क्वायर है सी का स्क्वायर, तो इसके ऊपर स्क्वायर आप डाल दो। अब याद रखिएगा ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में ये बनेगा, और इसका स्क्वायर तो खैर आपका 16 बना देगा। थोड़ा सा एक स्टेप इसी में हम आगे बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी आएगा ये जैसे है वैसे तत्काल में रहने दो आप। 109 × 10⁻⁻31 किलोग्राम था तो उसको रहने दो। इसका स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और 10⁸ का स्क्वायर करोगे तो 10⁻16 ये आ जाएगा। और लास्ट में यूनिट जूल कर लेना। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग जूल बोलते हैं, तो इसको आप जो है जूल के रूप में इस तरह से माने लिख सकते हैं। ये तरीका है लिखने का, इस तरीका से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब पॉइंट ये है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह कीजिए तो कुछ वैल्यू आपको दे देगा। देखिए क्या देता है ये, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो 9×81, 0 से मल्टीप्लाई करो तो ये तो खैर वही रह जाएगा, 9 एकम 9 आ जाएगा, और फिर 9×81 इंटू 10⁻⁻31 और 16 है, तो 31 16 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना बचेगा हमारे ख्याल से -17, -17, ठीक है। अगर देखा जाए 17 नहीं 16, 16 दूना 32 होता है ना, 15 हो जाएगा, ठीक ना। इस चीज को थोड़ा ध्यान कर लेना, यहाँ पर जो है 15 हो जाएगा। दस के पावर कितना होगा 31, 16 घटाओ 11 में से 6 जाएगा 5, और ये एक सही है, यहाँ पर 15 हो जाएगा, इतना जूल। अच्छा ये आ गया एनर्जी, लेकिन हमको मास चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास चाहिए। हालांकि अब कहोगे मास तो पहले से हमको दे रखा है, तब फिर आप एनर्जी निकाले, अब फिर मास क्या चीज। तो बेसिकली एनर्जी के फॉर्म में हमको मास चाहिए, और एनर्जी आया है जूल में। तो पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम इस एनर्जी को जूल में ना रख करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, बाद में हम लिखवा देते हैं, पहले आप समझ लीजिए। हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, और एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है थोड़ा समझ लेना आप लोग। 81.981 ऐसा ही करके हमारे ख्याल से आया था डाटा, देख लीजिए एक बार। ये जो डाटा है सही है, इंटू 10⁻⁻15 जूल था। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से आपको डिवाइड करना पड़ता है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब कहोगे कैसे, तो याद रखिएगा एक जूल जो होता है ना, एक जूल जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उल्टा लिख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम पलट सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो एक जूल बराबर आप लिखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बट्टा में इतना आपको लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका ये डाटा आएगा। अब इसको अगर भागा दो, इसको भागा दो, तो अगर आप इसको भागा दीजिएगा तो ये आपका करीब करीब 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके ये वैल्यू देगा। मेगा का मतलब यहाँ पर 10⁻⁻6, अगर नहीं हो तो ये बात आप लिख लेना, इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा। इसी को हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी का वैल्यू आया ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है,
और हम ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसलिए कन्वर्ट किए हैं, आगे जाकर के आप देखना अधिकतर जो आपको फॉर्मूला क्वेश्चन वगैरह जो देगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह में ही देगा रहेगा, तो हम इसीलिए यहाँ पर इसको लिख लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकला है, हमको इलेक्ट्रॉन का मास चाहिए एनर्जी के फॉर्मेट में। अच्छा, ये बात तो हम लोग पहले से ही पढ़ रखे हैं, चूंकि एनर्जी बराबर होता है mc², द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के जगह पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देते हैं 511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रख सकते हैं, रख देंगे, बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू c²। अब जरा गौर करना यहाँ पर आप लोग, हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या ऐसा लिख सकते हैं 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टा c²। c के स्क्वायर को उधर से जब इधर फेंकेंगे तो ये बट्टा में चला जाएगा और ये अपना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया। लेकिन आप गौर कीजिए ये एनर्जी के फॉर्मेट में आया है, तो आगे जाकर के ज्यादातर हम लोग मास का जो इस्तेमाल करेंगे उसमें एनर्जी के फॉर्मेट में आपको मास याद रहना चाहिए, इसी का इस्तेमाल आपको आगे ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास हम कैसे निकाले ये आप समझ गए। अब इसी प्रक्रिया का प्रयोग करके सिमिलरली आप मास ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं, इसी प्रक्रिया सिमिलरली, ठीक ना, इसी प्रक्रिया का प्रयोग करके मास ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, एएमयू का मास जो है निकाल सकते हैं। हम बाकी चीजों का मास जो है पहले निकाल रखे हैं, तो यहाँ पर हम केवल मास लिख देते हैं, ठीक ना। ये आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं और नहीं तो फिर अपना वहां पर निकाल लेना अगर कैलकुलेशन तेज होगा तो, ठीक ना। तो यहाँ पर 338.5656 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², ये मास ऑफ प्रोटॉन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, सॉरी मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो निकाल चुके हैं, प्रोटॉन का ये हो जाएगा, और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है ये आता है आपका 939.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c²। और एक आपका जो होता है वो एक एएमयू है, ठीक है, और एएमयू का जो होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c²। तो कुल मिलाकर के ये जो मास है ना, ये मास का डाटा अगर आप याद रखें तो ज़्यादा ठीक, नहीं याद हो तो इसको निकालने का प्रक्रिया हम आपको बता रखे हैं, इस प्रक्रिया के तहत जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो हमको आगे जाकर के न्यूक्लियर फिजिक्स में मास का इस्तेमाल करना है, लेकिन मास का इस्तेमाल एनर्जी के फॉर्मेट में करना है, माने मास जो होगा वो एनर्जी के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस से शुरुआत किया, नाभिक क्या होता है, फिर नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसके मास को देखें, किलोग्राम में लिखे, लेकिन वही मास का इस्तेमाल अब जो किया जाएगा वो एनर्जी के रूप में किया जाएगा। तो पहला जो शुरुआत हम कर रहे हैं उसमें यही टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं कि आइंस्टीन का रिलेटिव मास एनर्जी कन्वर्जन का जो फॉर्मूला होता है वो किसी भी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रॉन का मास हमने निकाला, फिर हमने प्रोटॉन का मास निकाला, फिर हमने न्यूट्रॉन का मास रखा, तो ये तमाम मास जो है हमें याद रहना चाहिए। तो पहले आप क्या कीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, ये दूसरा पेज है जिसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, इसको आप अपने नोट्स में शामिल कीजिए। फिर नेक्स्ट जो है इसका आप ध्यान रखिएगा और बहुत बढ़िया से इसको तैयार रखना, ये बहुत काम का चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रही है। ये पॉइंट जो है हर हाल में आपको ये तैयार रहना चाहिए, ठीक ना, ये पॉइंट आपको किसी भी कीमत पर तैयार रहना चाहिए। अच्छा, अब याद रखिएगा नाभिक जो होता है ना मूल रूप से कई टाइप के होते हैं, जिसमें कुछ टाइप के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा जानकारी रख लेना है, थोड़ा सा हमें जानकारी रख लेना है, ठीक ना। चलिए 1 मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ा सा वीडियो को ठीक कर लिया जाए। चलिए अब सही है। तो यहाँ पर है क्या कि माने न्यूक्लियाई जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो कई कैटेगरी में बटा है, जिसमें एक है आपका आइसोटॉप समस्थानिक, वैसे नाम से भी स्पष्ट है समस्थानिक, जिसका स्थान समान हो उसको समस्थानिक बोलते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर अगर समान हो, 1 1 1 नीचे में है, 17 17 है, जिसका स्थान समान हो ना पीरियोडिक टेबल में,
उसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। लेकिन याद रखिएगा समस्थानिक का गुण यह है कि उसका ऊपर का भार जो है वो डिफरेंट होता है, ऊपर का भार जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये दो एग्जाम्पल आपके सामने हम रख रखे हैं। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, द न्यूक्लियाई हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ये भी आप बोल सकते हो, क्योंकि मास जब अलग अलग होगा तो न्यूट्रॉन भी अलग अलग होगा, स्वाभाविक बात है। तो इसको लेकर के घबराना मत कि परमाणु संख्या सेम लेकिन उसका जो है परमाणु भार अलग अलग होता है, तब ना बोलते हैं आइसोटॉप्स। इस तरह से भी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, समझे। तो न्यूक्लियस जो है वो कई टाइप के हैं, जिसमें तीन टाइप हम लोगों को पढ़ना है। जिसमें पहला जो है इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स, यानी कि समस्थानिक। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका जो है आप नोट्स बना लो, ये समस्थानिक है। ये सब बात आप एक बार पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है उसको आइसोबार बोलते हैं। आइसोबार बोले तो इसको हम लोग समभारिक बोलेंगे, जिसका भार समान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो। माने ऐसा न्यूक्लियाई जिसका भार समान हो लेकिन सबका परमाणु संख्या डिफरेंट हो। जैसे देखिए आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम 18, 19, 20, लेकिन परमाणु भार करीब करीब बराबर होता है, 40 के आसपास होता है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये समभारिक है। फिर कार्बन और नाइट्रोजन, लेकिन कार्बन 14, क्योंकि कार्बन 12 भी होता है। तो कार्बन 14, नाइट्रोजन का तो 14 होता ही है। तो ये भार दोनों का बराबर, परमाणु संख्या डिफरेंट, तो हम इसको भी समभारिक बोल सकते हैं। समभारिक जिसका भार समान हो। इसीलिए डेफिनेशन है द न्यूक्लियाई हैव सेम मास नंबर, जिसका मास नंबर सेम हो, ऊपर का नंबर सेम हो, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन उसका परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट को या ऐसे ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई को, नाभिकों को हम लोग कहते हैं समभारिक। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो और इसका भी जो है आप नोट्स बनाओ। ये जो है इसका आप स्क्रीनशॉट लो और इसका भी आप नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए एक तो ये रहा आपका। अच्छा, अब एक और पॉइंट है और वो है आइसोटॉन्स। यहां पर आइसोटॉप दोबारा लिखा गया है, इसको जो है ना आप आइसोटॉन कर देना, आइसोटॉन्स। आइसोटॉन का मतलब होता है सम न्यूट्रॉनिक, माने नाभिकों का वैसा ग्रुप जिसके न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होंगे। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। याद रखिएगा इस बात को, वैसा ग्रुप द न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटॉप्स। टॉप्स नहीं, इसको आइसोटॉन कर देना, आइसोटॉन कर देना, आइसोटॉन्स। इसको आइसोटॉन्स बोलते हैं, याद रहेगा। वैसा नाभिक जिसमें प्रश्नों की संख्या नहीं, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन्स की संख्या एक समान हो, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सुधार कर लेना, जो एक आध दो पॉइंट कहीं कहीं पर गलत है उसको सुधार कर लेना। और आप देख लीजिए क्लोरीन और पोटासियम, पोटासियम का 39 भी होता है। तो इसको अगर आप देखोगे दोनों को मर्ज करा के, तो इन दोनों का न्यूट्रॉन जो है ना वो 20 ही आएगा, इसका भी 20 आएगा, इसका भी 20 आएगा। इसीलिए इन दोनों को सम न्यूट्रॉनिक कह सकते हैं। इन दोनों का अगर देखो तो 7 आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कह सकते हैं। तो सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या, ये बात समझ गए। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो और इसको आप याद रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो आता ही है, सब्जेक्टिव में भी कभी कभार 2 नंबर 3 नंबर का जो है 2 नंबर का क्वेश्चन बना करके दे देगा कि दूगो दे देगा, कहेगा डिफाइन कीजिए एग्जाम्पल सहित, एक आध गो एग्जाम्पल लिख दीजिए और डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए क्वेश्चन पूछेगा। तो अभी तक जितना भी बात किया बहुत बेसिक बात की है, केवल एक पॉइंट आपको इसमें ऐड कर दिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है वो अलग होता है, वो आपको याद रख लेना है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया था, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी का स्क्वायर। मास ऑफ प्रोटॉन क्या आया था, 938.5656 ऐसे करके आया था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से आपका न्यूट्रॉन का आया था 939.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी का स्क्वायर। और एएमयू का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी का स्क्वायर। तो ये डाटा जो है आपको याद कर लेना है, ये पूरा का पूरा डाटा आपको याद रहना चाहिए। और अभी जो बात बताएं ये बहुत बेसिक बात है, जो पहले से भी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, दोबारा इस चीज को आप सीख लीजिए और ध्यान रखिएगा ये सब, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं नाभिक का। अब हम गुण की बात करते हैं, नाभिक, ठीक है। अच्छा, नाभिक यहां पर लिखा गया नाभिक, नाभिकों, याद रखिएगा भौ,
माने न्यूक्लियस की बात कर रहा है। तो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी पर जो है ना अब हम लोग बात करते हैं। तो नाभिक का पहला प्रॉपर्टी जो है उसका रेडियस को लेकर के है। हमने आपको शुरू में ही बताया था नाभिक का जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 होता है, लेकिन उसका जो न्यूक्लियस होता है वो अलग अलग जगहों पर बदलता भी है। और रियल में तो तुम्हारा जो न्यूक्लियस है उसका जो रेडियस होता है उसको निकालने का कोई फार्मूला ही है, जो फार्मूला अभी हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये, क्योंकि प्रयोग में ये सब चीज देखा गया। क्या देखा गया? The nuclear volume is directly proportional to sum of protons and neutrons present in nucleus। आपका जो न्यूक्लियस होता है, परमाणु के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशनल फॉर्म में नाम दिए थे न्यूक्लियन, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन। ठीक है, न्यूक्लियंस इसको बोलते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला करके न्यूक्लियन बोलते हैं। तो इन दोनों का जो सम होगा उसी को तो एटॉमिक मास बोलते हैं, लगभग उसी को तो एटॉमिक मास बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में देख करके ये बात बोला गया कि कोई भी न्यूक्लियस का जो आयतन होता है, कोई भी न्यूक्लियस का जो आयतन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़कर। दैट मीन्स आप इसको बोल सकते हैं एटॉमिक मास। नहीं हो तो इस चीज को हम यहाँ पर लिख लेंगे एटॉमिक मास। इसका ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, कोई भी न्यूक्लियस हो तो न्यूक्लियस एक प्रकार से स्फीयर है, गोला है। तो गोला का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर का क्यू, यही होता है। प्रोपोर्शनल साइन हटा करके आप कोई ना कोई कांस्टेंट लगाओगे, चलो के लगा देते हैं। उसके बाद एटॉमिक मास को हम लोग ए से डिनोट कर लेते हैं, नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, ये बात पता होगा। बाकी टर्म को उधर फेंको तो आपका यहां से आर का पावर 3, यही रेडियस है, इसको उधर फेंकोगे तो 3/4, और चूंकि पाई जो है उधर है तो पाई बट्टा में आ जाएगा यहाँ पर इंटू के इंटू ए। ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। अगर इसका पावर जो 3 है अगर आप इसको हटाते हैं, जो पावर 3 है अगर आप इसको हटाते हैं तो आपका ये जो पावर 3 है ये उधर जब जाएगा तो सबका पावर बन जाएगा 4 पाई, इसका पावर 1/3 बन जाएगा और ए का पावर भी 1/3 होगा। तो ए बोले तो एटॉमिक मास है ये। बाकी ये पूरा का पूरा वैल्यू कांस्टेंट है और इसको हम लोग लिखते हैं R0। ये आपका रेडियस निकालने का फॉर्मूला हो गया किसी भी न्यूक्लियस का, जहां पर R0 जो है वेयर R0 जो है ये कांस्टेंट है और R0 का जो मान होता है वो फिक्स होता है 1.2 फेम्टोमीटर। ये जो टर्म है इसको फेम्टोमीटर बोलते हैं, ये फिक्स होता है। अभी आप गौर कीजिए ये न्यूक्लियस के रेडियस का फार्मूला है, और न्यूक्लियस का रेडियस का फार्मूला का जब एक्यूरेसी में बात किया जाए तो वो आपका जो है ये फार्मूला से निकलेगा, ना कि सीधे आप 10⁻⁻15 बोल देंगे। 10⁻⁻15 क्यों बोलते हैं आपको स्पष्ट पता चल गया होगा, क्योंकि फेम्टोमीटर में हम ज्यादातर बातें लिखते हैं और फेम्टोमीटर जो होता है उसमें जब हम बातें को लिखेंगे तो स्वाभाविक बात है कि फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 होता है। तो एक तरह से मोटा मोटी हिसाब किताब में 10⁻⁻15 बोल दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो इस वाले फॉर्मूला से निकाला जाता है। तो नाभिक का पहला गुण जो है उसके रेडियस के बारे में हमको जानना है, और नाभिक का रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये फार्मूला आप जरूर याद रख लेना। ठीक है, अब इस फार्मूला से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछता है, एक आधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछता है। जैसे देखो यहां पर हम 2 क्वेश्चन बना रखे हैं कि फाइंड द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ Zn64। Zn लिया है जिंक, जिसका परमाणु भार जो है वो 64 है। तो हमसे बोल रहा है कि बताइए इसका न्यूक्लियर रेडियस कितना होगा। तो दरअसल अभी जस्ट हम लोगों ने तो पढ़ाई ना है कि रेडियस बराबर फॉर्मूला होता है R0 एटॉमिक मास इसका पावर 1/3, ये फार्मूला था। अभी हम लोगों ने देखा है ये जो फार्मूला था, इस फार्मूला को अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, इसका वैल्यू आप उठा के रख दीजिए। R इज इक्वल टू, ये तो आपका 1.2 फेम्टोमीटर को 10⁻⁻15 में रखिए तत्काल में, -15 मीटर। इसके अलावा ए का मान आप यहां से रखिए 64, 1/3 इसका पावर।
अच्छा, इसका वैल्यू हम यहाँ पर रख करके अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 के पावर -15, एक काम करते हैं 64 को 4 का पावर 3 कर देते हैं और इसका पावर है 1/3। पावर 1/3 इंटू 3 ये मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, ये बचेगा केवल 4। तो केवल 4 बचेगा तो रेडियस बराबर देखिए क्या होगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 12×48 सही है, 12×36 12×48 यानी 4.8 और गुने 10 के पावर -15 ये मीटर में आएगा। तो आप इसी को जो है 4.8, इसी को आप 4.8 फेम्टोमीटर कह सकते हैं। तो ये जो रेडियस आया ये किसका रेडियस आया, ये रेडियस आ गया जिंक का, और ये आपको इस तरह से कैलकुलेट करके देगा, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ये आपको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आपको बोल देना है। क्या होगा इसका आंसर वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसमें बोला है कि इफ रेडियस ऑफ एल्युमिनियम 27 न्यूक्लियस इज 3.6 फेम्टोमीटर, देन फाइंड द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ ट्यूलिनियम 125। मतलब दो है, एक है एल्युमिनियम और एक है क्या चीज, ट्यूलिनियम। तो आप अगर चाहे ना तो यहां से क्या कर सकते हैं कि एक बार जो एल्युमिनियम लीजिए, इसका फॉर्मूला लिखिए R0, और एल्युमिनियम का जो भी एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास यहां पर दे दो। थोड़ा हिंट आपको हम दे दे रहे हैं, एटॉमिक मास जो है कितना है 27 है, इसका पावर जो होगा 1/3 ये ले लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर ट्यूलेनियम अगर देखोगे तो ट्यूलेनियम का जो रेडियस होता है वो निकालना है, ये भी फार्मूला पर R0, और इसका जो मास है 125 है, डाल दो, जो है वो डाल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसका रेडियस आपको दे रखा है, इसका रेडियस यहाँ पर दे रखा है, ये दोनों को डिवाइड कर दो, ये दे रखा है, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों का वैल्यू क्लियर है, ये निकल जाएगा, यही पूछा है। तो रेशियो निकाल करके तब हमको निकालना है इस वाले क्वेश्चन में। तो ये आपके लिए वर्क रहेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो हमारे ख्याल से इसका तो आप ये स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, पहला जो पेज था इसका, इससे पहले वाला अगर नहीं है तो एक बार देख लो। अच्छा, अब जो है ये वाला जो पेज है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप याद रखना, माने ऐसे प्रक्रिया को याद रखना कि कैसे सॉल्व करते हैं। पूरा आंसर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको पहले कवर कर लो, ये जो टॉपिक है इसको आप कवर कर लो, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर में जो चार्ज होता है अगर उसकी बात किया जाए तो नाभिक में तो आप लोग पहले से बात कर चुके हो कि न्यूक्लियस के अंदर में केवल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज तो होगा ही नहीं। तो इसके अंदर में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो टोटल पॉजिटिव चार्ज जो आप निकालते हो, यानी कि यहां पर अगर आप चार्ज निकालते हो, टोटल चार्ज का मान, और टोटल चार्ज का मान जो होगा वो कितना होगा, टोटल चार्ज का मान होगा Z इंटू ई, लेकिन ये प्लस में होगा। प्लस में क्यों होगा, क्योंकि आपका ये जो टोटल वैल्यू आएगा वो केवल प्रोटॉन का आएगा। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो Z प्लस ई प्लस में करके हम निकालेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ये जो कहलाता है ये एटॉमिक नंबर कहलाता है, परमाणु संख्या। तो जितना परमाणु संख्या है उतना Z का मान आप रख दोगे, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या ये इतना आप उठा करके इसमें रख दोगे। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसका वैल्यू होता है 1.6 10⁻19 कूलम, ये उठा के रख दोगे। प्लस इसलिए लगाए क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखने हैं। अच्छा, अब देखो एक और पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, क्योंकि नाभिक के अंदर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के लिए तो खूब स्पेस है पड़ा हुआ, लेकिन इतना ही दूरी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रहना है। तो स्वाभाविक बात है कि नाभिक के अंदर का जो डेंसिटी होगा वो डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, हाई हो जाएगा। तो कोई भी माने नाभिक हो, कोई भी न्यूक्लियस हो, उस न्यूक्लियस का नाभिक जितना ज्यादा डेंस होते जाएगा, याद रखिएगा उसके अंदर में थोड़ा अनस्टेबिलिटी जो है उसी की वजह से आने लगता है, ठीक है। तो मूल रूप से कहा यह गया है कि ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई न्यूक्लियर डेंसिटी इज एक्सट्रीमली हाई। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में टोटल मास लगभग पाया जाता है, इसीलिए नाभिक का डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होता है।
है ना। इसीलिए आप ये बात याद रखिएगा, नाभिक का वैसे डेंसिटी भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन तकरीबन सबका जो डेंसिटी है ना एक ही रेंज में होता है। और वो जो न्यूक्लियर डेंसिटी है, न्यूक्लियर डेंसिटी, रो ऑफ न्यूक्लियर, याद रखना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है 2.3 इंटू 10⁻70 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये होता है। लगभग अप्रोक्सीमेट सभी एलिमेंट के लिए, जो सभी एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होगा उसके लिए करीब करीब यही वैल्यू आता है, ठीक ना। तो ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। एक तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगा, ये आप नोट कर लो। अच्छा, ये पॉइंट आपको विशेष तौर पर इसलिए याद रखने हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन पूछता है तो नाभिक के गुणों के बारे में जितना भी आपको जानकारी दिया गया है उससे कोई भी पॉइंट उठा करके आपके सामने रख देगा, कहेगा डाटा बताइए इसका क्या होगा। तो डेंसिटी का वैल्यू अगर पूछ दे नाभिक के अंदर कितना होगा तो उसका रेंज यही रहेगा, ये वैल्यू आपको याद रख लेने हैं। चार्ज का वैल्यू वो तो आप प्लस ZE करके निकाल लोगे, जो भी एटॉमिक नंबर होगा एटम का वो डाल दो, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो डाल दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा सो हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा। तो ये रहा एक तो आपका बात जो आपको जानकारी में रखना है। अच्छा, अब जानकारी में ये बात जो है वो रखना है। अब पॉइंट ये है कि जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इसके पास है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होगा स्वाभाविक बात है ये बांध करके रखा हुआ है। आप जरा सोच के देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, नहीं तो ले लो। प्रोटॉन प्रोटॉन जो होगा न्यूक्लियस के अंदर में अगर बढ़ने लगे तो ये दोनों के बीच में प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के बीच में जो होगा रिपल्सन, विकर्षण बल लगेगा, और विकर्षण बल के बदौलत न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन बाहर भागने का प्रयास करेगा। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, और ये आपको सुन के लग रहा होगा ये तो अलग टाइप का बात हो गया, लेकिन अलग टाइप का बात नहीं है। इस फोर्स का नाम होता है न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो काम करेगा भी तो उसका जो परिमाण होता है बहुत कम होता है न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में। तो न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो खींच करके उसको रखता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा यहाँ पर क्योंकि सेम चार्ज है तो सेम चार्ज के लिए ये भगाएगा, लेकिन भगा नहीं पाएगा क्योंकि इसका अपना जो प्रभाव होगा कम होगा। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियर फोर्स का काम होता है न्यूक्लियॉन को यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखना, यानी कि बाहर जाने नहीं देना। इसीलिए एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल होता है, नहीं तो क्या होगा कि सब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इधर उधर बिखर गया तो मर्ज होकर के सब अस्तित्व खत्म करवा देगा किसी भी परमाणु का, समझ गए। तो आप याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर में जिस बल से बंधा होता है उस बल को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। याद रखिएगा इस पॉइंट को, हमने वही डिफाइन किया है, द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। याद रखना ये अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, आकर्षण, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स द न्यूक्लियन टुगेदर। न्यूक्लियन फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों को कंबाइन कर दो तो न्यूक्लियन बनता है। तो इन दोनों को बांध कर रखने वाला जो आकर्षण बल होता है, प्रबल आकर्षण बल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और याद रखिएगा न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ग्रेविटेशन से तो खैर दोनों बहुत बड़ा होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम बड़ा मानते थे, उससे भी बड़ा फोर्स जो है ये न्यूक्लियर फोर्स है। इसीलिए नाभिक के अंदर का प्रोटॉन जो है बाहर नहीं भाग पाता है, वो नाभिक के अंदर में ही बैठा रहता है। आपको लगता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा माने विकर्षण बल लगेगा और भाग जाएगा, लेकिन नहीं भाग पाता, तो उसका रीजन है अट्रैक्शन फोर्स भी उस पर लग रहा होता है। हालांकि फोर्स तो दोनों लगेगा, लेकिन इसमें जो बड़ा होगा उसका काम करेगा। तो ज्यादा बड़ा फोर्स ये होता है तो खींच करके रखने का प्रवृत्ति ज्यादा है, भागने का प्रवृत्ति बहुत कम होता है। अब एक दो चार पॉइंट और आप इसके बारे में याद रखना, नाभिकीय बल का कुछ गुण होता है जो आपको याद रख लेने हैं। पहली बात तो यह है कि इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। नाभिकीय बल जो होता है बहुत छोटे प्रास का बल है, बहुत ज्यादा रेंज में ये काम नहीं करता, बहुत छोटा रेंज में। और रेंज आप लोगों ने पढ़ा था 10⁻⁻15 मीटर, इसी रेंज के आसपास जो है ये काम करता है। इससे ज्यादा रेंज में अगर आप जाओगे तो ये काम नहीं करता है, माने इससे और जैसे होता ना कि छोटा है ना ये, तो इससे बड़ा अगर करोगे तो उसमें न्यूक्लियर फोर्स जो होता है कमजोर होने लगता है।
ठीक ना। तो इस रेंज में ये बड़ा बढ़िया काम करता है, तो इसीलिए इसको बोला गया है ये शॉर्ट रेंज का फोर्स है, माने बहुत छोटे परास में ये अप्लाई होता है। दूसरा पॉइंट, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स देन अदर्स। दूसरा, जितना भी बल है सभी बलों से ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है, बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स है। याद रखना, अट्रैक्टिव तो नेचर है इसका, लेकिन याद रखना ये बहुत पावरफुल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा पावरफुल, ठीक ना। देखो, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर, तो सबसे बड़ा कौन? न्यूक्लियर, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोल सकते हो, उसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये बहुत पावरफुल फोर्स है जो आपको याद रख लेना है। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में एक और पॉइंट याद रखना है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्योंकि किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ढेर सारा प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन के चार्ज से न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर में इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो उसके बदौलत नहीं काम करता, वो नजदीक है, वो अपना प्रॉपर्टी खुद लेकर के चल रहा है, ये चार्ज के प्रॉपर्टी से नहीं काम करता है। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियॉन के चार्ज से इस फोर्स का कोई लेना देना नहीं है। चार्ज आप बढ़ाओ चाहे घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज दो या ना दो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स, सब बराबर, कोई भी फोर्स इधर उधर नहीं होगा, सब फोर्स बराबर होगा। बात समझे कि नहीं? तो ये जो है इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, इसके मास से भी कोई मतलब नहीं है, किसी का मास ज्यादा किसी का मास, इससे भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझे कि नहीं? क्या क्या चीज से ये इंडिपेंडेंट है? चार्ज से और मास से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास से और चार्ज से, दोनों से ये इंडिपेंडेंट है, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझे कि नहीं? अगला पॉइंट, एक बात और याद रखना कि ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। सेंट्रल फोर्स का मतलब आपको हम बताए थे कि सेंट्रल फोर्स जो होता है सेंटर टू सेंटर काम करता है, पार्टिकल के सेंटर टू सेंटर काम करता है, इसीलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। लेकिन नाभिकीय बल भी सेंट्रल फोर्स नहीं है, ये सेंटर टू सेंटर काम करने टाइप का ऐसा कोई फोर्स है नहीं, ठीक ना। और एक और पॉइंट लास्ट में आपको याद रखना है, इट इज स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। देखो, आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होता है अपने पोजीशन पर इस तरह से चक्रण करते रहता है, घूमते रहता है। तो कोई इस तरह से चक्रण करेगा और कोई उल्टा भी चक्रण करेगा। तो इस चक्रण पर डिपेंड करता है कि हमारा ये जो न्यूक्लियर फोर्स है उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर सेम चक्रण कर रहा है तो उसमें कहा जाता है फोर्स का वैल्यू अप होगा, ज्यादा होगा, और अपोजिट चक्रण कर रहा होता है तो फोर्स का वैल्यू जो होगा वो कम होगा। याद रखना, स्पिन का मतलब होता है चक्रण, घूमना, तो न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड करता है स्पिन पर, स्पिन पर डिपेंड करता है, चार्ज मास पर डिपेंड नहीं करता है, स्पिन पर डिपेंड करता है, ठीक है, चक्रण पर यह निर्भर करता है, ठीक ना। तो याद रखना, अगर दोनों का दोनों चक्रण एक डायरेक्शन में होता हो तो फोर्स बढ़ेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता हो फोर्स घटेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात तो न्यूक्लियर फोर्स का ये जो पूरा का पूरा जो डाटा यहाँ पर आपके सामने जो दे रखा है इसका आप स्क्रीनशॉट लो और इसको तैयार रखना। और आज का जो क्लास का जो लेक्चर है इसको हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अब न्यूक्लियर फिजिक्स का जो अगला भाग होगा वो अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे। तब तक इतना लेकिन आप तैयार बढ़िया से कर लेना, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका से आपके सामने ये सारा बातें जो हम प्रेजेंट किए हैं, और कोशिश रहेगा कि आपका डेफिनेशन वगैरह भी इसी तरह से इसी भाषा में हम देते रहे ताकि आपको समझ में आ जाए, रिवीजन भी आप आसानी से कर सको। तो इतना तक आप पहले तैयार कर लो और उसके बाद आप जो है अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसको देखना, उसमें आपको इससे बचा हुआ यहाँ से जो आगे का भाग होगा वहाँ देखेंगे। हमने पहले भी बताया था न्यूक्लियर फिजिक्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। खास करके वो एटॉमिक फिजिक्स और आपने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा उससे थोड़ा ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अपना जो अगला क्लास होगा न्यूक्लियर फिजिक्स का उसमें हम लोग और भी बातें करेंगे।